गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज हम CUET या DU या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें हिस्ट्री इज योर सब्जेक्ट, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज जो है ये आपके लिए। आज हम 12th पार्ट पे पहुंचे हैं। इससे पहले के 11 पार्ट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो CUET हिस्ट्री करके एक प्लेलिस्ट है चैनल पे, आप उससे पूरे के पूरे कंटेंट को चेक कर सकते हो। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इंफॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इसकी PDF डाउनलोड नहीं की है तो वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी इस क्यूएट की सीरीज को, हिस्ट्री की। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स? स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, कॉपर एज या आयरन एज? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन इनमें से कौन सी एज से बिलोंग करता है? तो उसका आंसर है ब्रॉन्ज एज। आगे बढ़ते हैं। विच महाजनपदा was believed to be the most important महाजनपदा? महाजनपदा तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, बट इनमें से भी एक ऐसा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। कोसला, मगध, वात्सा या फिर अवंती? तो इसका आंसर मगध है। एंड मगध क्यों है? एक मिनट। मगध इसका आंसर क्यों है, उसके बहुत सारे रीजन के रिलेटेड रीजंस हैं। सबसे पहला तो गंगा। गंगा रिवर जो है वो फ्लो करती है मगध से। तो जब रिवर फ्लो करती है तो उससे वाटर एक बहुत इम्पोर्टेंटली हेल्प करता था उस वक्त एग्रीकल्चर में। और दूसरा, सॉइल को फर्टाइल भी कर देता है, तो जिससे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो गई। दूसरा, वहां पे फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में मिलते हैं एलिफेंट्स, और एलिफेंट्स हेल्प करते थे फॉर आर्मी। तो प्रोटेक्शन पर्पज से उनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग थी, रीजन बीइंग कि एलिफेंट्स वहां पे अवेलेबल थे। तो ये तो दो पॉइंट्स हुए। तीसरा है इम्पॉर्टेंट रूलर्स। वहां के रूलर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि बिम्बिसार, अजातशत्रु। तो वहां पे पावरफुल रूलर्स और उनके जो मिनिस्टर्स या काउंसिल होती थी वो भी बहुत स्ट्रांगली उनको गाइड करती थी इन अ प्रॉपर वे। तो उन इम्पॉर्टेंट रूलर्स ने भी उनको हेल्प किया उस जगह को और ज्यादा ग्रो करने में। एक और चीज जो मगध की है, हर महाजनपदा की अपनी एक कैपिटल होती थी। तो मगध की कैपिटल क्या थी? पहले थी राजगृह, और उसके बाद ये चेंज हो गई थी फ्रॉम राजगृह। अब आपको मुझे बताना है कि कहाँ चेंज हुई। एक थॉट दीजिए कि राजगृह पहले कैपिटल थी, उसके बाद कैपिटल शिफ्ट हो गई थी मगध की टू पाटलिपुत्र। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। एक आई थिंक जब मैंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया था तो मैंने ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हुए, इवन 15 मिनट्स वीडियो में या डिटेल एक्सप्लेनेशन में। बट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाजनपदा में मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो आंसर इज मगध। एंड क्वेश्चन मगध की कैपिटल पे भी आ सकता है। तो इनिशियली राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र बन गई। मगध क्यों इंपॉर्टेंट था, तो आपको पॉइंट्स पूछ सकता है कि गंगा रिवर थी, सॉइल फर्टाइल थी, एग्रीकल्चर ज्यादा था, या ऑल ऑफ द अबव? तो यूल से ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्नास वर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग पीपल? लोगों की प्रोटेक्शन के लिए और न्याय हो, जस्टिस हो हर जगह पे एंशियंट इंडिया में, वो जो रूल्स थे एज पर धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र, कौन से वर्ण रिस्पॉन्सिबल था कि लोगों को प्रोटेक्ट करना है और लोगों को न्याय मिले? देखो, चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, वैश्य शूद्र। ये चार हैं, बट इन चारों में से वो कौन सा वर्ण है जो लोगों को प्रोटेक्ट करना, न्याय देना, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल था? तो उसका आंसर है क्षत्रिय।
क्षत्रिय वाज द वन जिसको लोगों को प्रोटेक्ट करना होता था, न्याय देना होता था, रूल करना होता था। लेकिन एज पर धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र में जो चीज लिखी है उस अकॉर्डिंगली उनको रूल करना होता था। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ धामा ऑफ किंग अशोक। किंग अशोक जो धामा स्प्रेड कर रहे थे आफ्टर कालिंगा वॉर, उन्होंने बिल्कुल वायलेंस जब देखा, उन्होंने उसके बाद से कोई वॉर नहीं किया, ही गेव अप वॉर। तो जब धामा स्प्रेड किया तो उसमें से कौन सा पार्ट नहीं है? ऑनरिंग द किंग, टॉलरेंस ऑफ रिलीजन्स other than one's own, respecting Brahmins, promoting the welfare of his subjects। तो जो पार्ट धामा का नहीं है वो है ऑनरिंग द किंग, क्योंकि अशोका यूज टू कंसिडर हिम एज अ फादर फिगर। तो ये चीज बहुत पहले थी, एज अ किंग उनको ऑनर करा ही जाता था। तो ये धामा का पार्ट नहीं था। धामा का पार्ट ये था कि आपको अपने हर धर्म को टॉलरेट करना है, ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट करनी है, इवन अपने स्लेव्स को इक्वली ट्रीट करना है, ढंग से ट्रीट करना है, वेलफेयर, अपने सब्जेक्ट्स का वेलफेयर प्रमोट करना है। तो ये सब बातें थी, लेकिन ऑनरिंग द किंग वाज नॉट द पार्ट ऑफ धामा। इवन एनिमल सैक्रिफाइस को भी प्रोहिबिट किया गया था। ये सब पार्ट किसका है? धामा का। बट ऑनरिंग द किंग इज नॉट द पार्ट ऑफ धामा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द एंशिएंट पोएट रोट अभिज्ञानशाकुंतलम। तो वेद व्यास जी, शूद्रका, आर्यभट्ट या कालिदास? तो इसको कालिदास ने लिखा था। एंड अगर हम वेद व्यास जी की बात करें तो ही इज द ऑथर ऑफ महाभारत। और आर्यभट्ट तो आपको पता ही है कि ही वाज अ फेमस मैथमेटिशियन and also an astronomer। आगे बढ़ते हैं। The center of all books in Mughal India with handwritten manuscripts, जो कि production was the किताब खाना, scriptorium, both 1 and 2 या neither 1 and 2। तो जहाँ पे मुगल्स अपने मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह प्रोड्यूस करते थे, किताब खाना एंड स्क्रिप्टोरियम, ये दोनों ही टर्म्स उसके लिए हैं, इसीलिए बोथ 1 and 2 इज द आंसर। स्क्रिप्टोरियम बेसिकली मैन्यूस्क्रिप्ट जहाँ पे रखी जाती थी उसको ही स्क्रिप्टोरियम कहा जाता था। तो बेसिकली किताब खाना ही है, तो उसको स्क्रिप्टोरियम भी, स्क्रिप्ट रखने वाली जगह को स्क्रिप्टोरियम कहा जाता है। तो इसीलिए बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। पोथी साहेब आदि ग्रंथ वाज कंपोज्ड बाय गुरु अमरदास जी, गुरु हर राय जी, गुरु गोविंद जी, गुरु अर्जन देव जी। तो इनमें से किसने कंपोज किया था? तो उसका आंसर है गुरु अर्जन देव जी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग 1857 रिवोल्ट? अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी अनेक्स्ड। इन 1854 जो गवर्नर जनरल थे डलहौजी, उन्होंने डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल किंग होंगे और उनकी डेथ के बाद जो उनके आगे के डिसेंडेंट्स आएंगे, उनके सन्स और उनके ग्रैंड सन्स होंगे, उनको राजा नहीं रिकॉग्नाइज किया जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सबसे मेन रीजन था, वन ऑफ द मेन रीजन था कि रिवोल्ट हुआ। रिवोल्ट ऑफ 1857 इवेंचुअली ब्रोक हुआ क्योंकि ग्रीस कार्टरेज वाला इंसिडेंट था। तो अवध जो कि 1801 में अनेक्स किया गया था थ्रू सब्सिडरी अलायंस, वो वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज थी। ये बात बिल्कुल सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी एक वन ऑफ द मेन रीजन था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 इम्पोज हुआ, वन ऑफ द मेन रीजन, ये भी सही है। इसके जो मेन रीजंस थे ना ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई थी जिसमें 6-7 पॉइंट्स हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, कल्चरल, सोशल, कि क्या क्या रीजंस थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, रिवोल्ट ऑफ 1857 के अकर होने के। तो वो अगर आप वीडियो चाहो तो आप एक बार देख सकते हो। रिवोल्ट ऑफ 1857 ग्रीस कार्टरेज जो कि रिलीजियस सेंटिमेंट से इन्वॉल्व था, बिकॉज माना जा रहा था कि इसमें पिग एंड काउ का फैट था।
तो मुस्लिम्स एंड हिंदूज दोनों के ही रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जा रहा था एंड वो साथ आए थे एंड दिस इज द रीजन कि 1857 का रिवोल्ट हुआ। जो नहीं है करेक्ट वो है ये चीज एंड इसीलिए ये आपका आंसर है। 1856 वाज नॉट द टाइम जब गवर्नर जनरल डलहौजी ने डिसाइड किया था। ये तो 1857 के रिवोल्ट के बाद जब एज अ फादर फिगर एक जब मेरठ से सिपाही आए उन्होंने बहादुर शाह जफर को बोला कि यू शुड रिप्रेजेंट। तो जब 1857 के रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया उसके बाद ब्रिटिशर्स ने ये चीज डिक्लेयर की थी कि अब बहादुर शाह जफर के बाद कोई भी जो किंग होगा उसको किंग नहीं उनको प्रिंस और प्रिंसेस कहा जाएगा बट वो किंग नहीं बनेगा। तो किंग लास्ट थे बहादुर शाह जफर टू। आगे बढ़ते हैं। द न्यू लैंग्वेज उर्दू प्रैंग उर्दू कहाँ से आई थी? तुर्किश जब हिंदवी के साथ मिली, अरेबिक जब पर्शियन के साथ मिली, तुर्किश जब पर्शियन के साथ मिली या पर्शियन जब हिंदवी के साथ मिली। तो जब पर्शियन हिंदवी के साथ मिली तब उर्दू उभर के आई। और जानने वाली बात यह है कि ये चीज मुगल्स के टाइम पे हुई लेकिन अगर हम मुगल्स की मदर टंग की बात करें तो मुगल्स की मदर टंग पर्शियन नहीं है, मुगल्स की मदर टंग तुर्किश है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाबर नामा भी तुर्किश में लिखी गई थी। तो ये चीज कुछ है बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि मुगल्स की मदर टंग क्या थी या बाबर के टाइम पे तुर्किश चलती थी। बट अकबर के टाइम पे पर्शियन को ऑफिशियल किया गया था। तो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम थे वो पर्शियन होने लगे थे इसीलिए जो अकबर नामा है वो भी पर्शियन में लिखा गया था, तुर्किश में नहीं लिखा गया था। ठीक है, क्योंकि पर्शियन को अकबर ने बहुत प्रमोट किया था। क्वेश्चन 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट वर्स ऑफ टीचिंग राइटिंग इन पंजाबी और उनकी कोटेड इन आदि ग्रंथ। तो ऐसे कौन से सूफी सेंट हैं जो कि वर्स पंजाबी राइटिंग में वेल वर्स थे और उनकी जो राइटिंग्स हैं वो आदि ग्रंथ साहिब में भी इनकॉर्पोरेट की गई हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया या फिर शेख बहादुर ज़रिया। तो इसका आंसर बहुत ही इजी और बहुत पता होना चाहिए क्योंकि ये एमसीक्यू में आ सकता है, वो है बाबा फरीद। इनकी टीचिंग्स जो हैं वो लिखी गई हैं एंड जो फिफ्थ प्रिसेप्टर थे उनका नाम था गुरु अर्जन देव जी। ही वॉज द वन जिन्होंने हाइम्स को पिछले फोर जो सूफी सॉरी जो फोर गुरुज थे उनकी जो टीचिंग्स थे उनको कंपाइल किया था एंड कंपाइल करके उन हाइम्स को आदि ग्रंथ साहिब बनाई गई थी एंड उन हाइम्स को गुरबानी कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो आप याद रख सकते हैं। हु वॉज अब आपसे पूछा जा सकता है कि किसने कंपाइल की थी आदि ग्रंथ साहिब। आई थिंक मैंने इसी वीडियो में क्वेश्चन भी था तो गुरु अर्जन देव जी थे एंड ही वाज द फिफ्थ गुरु। हु वाज द लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर? तांत्या तोपे, कुंवर जगदीश सिंह, नाना साहिब या वाजिद अली शाह। तो इसका आंसर है नाना साहिब। और नाना साहिब का जो ओरिजिनल नेम था पता है वो क्या था? वो था दोंदू पंत। एंड ये उनके रियल सन नहीं थे, ये एडॉप्टेड सन थे। तो इस कारण से भी ये एक लीडर थे जो उभर के आए थे इन रिवोल्ट ऑफ 1857 बट ही वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव। पेशवा बाजीराव के एडॉप्टेड सन थे ये। आगे बढ़ते हैं। अभी आपको ट्रैवलर और कंट्री मैच करनी है कि इनका ओरिजिन कहाँ से था। अल-बिरूनी का, इब्न बतूता, फ्रैंकोइस बर्नियर, अबू रज़ाक। तो इनका कहाँ से ओरिजिन था? तो जो अल-बिरूनी थे उनका ओरिजिन उज़्बेकिस्तान से था। इब्न बतूता का मोरक्को से था। फ्रैंकोइस बर्नियर का हर्थ नहीं, फ्रैंकोइस बर्नियर फ्रांस, सॉरी,
और एक और फ्रैंक, ये एक्चुअली सही ही दिए हुए हैं बिल्कुल। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। A1, B2, C3, B4। बेस्ड ऑन माल एडमिनिस्ट्रेशन की ठीक से एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे डलहौजी ने, जो जनरल थे उस वक्त, उन्होंने अनेक्स किया था किस ब्रिटिश एम्पायर में, किस स्टेट को? सतारा, झांसी, अवध या कानपुर? तो वो था अवध, जिसको ये कहा गया था कि ये ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। कौन मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? वहां के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, वो ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे, और उनको ब्रिटिशर्स ने मिसअंडरस्टूड किया था ये सोच के कि ही वॉज नॉट द पॉपुलर अमंग पीपल, जबकि ये बहुत गलत था। वो बहुत ही फेमस थे, एंड यही शायद रीजन था कि अवध काफी लॉन्ग टाइम तक रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में 1333 में आए थे, ये कौन सी कंट्री से आए थे? इंडिया, इराक, चाइना, मोरक्को? तो ये तो मोरक्को है। आगे, एंड जो इब्न बतूता थे उन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था रिहाला, एंड ये अरेबिक में लिखी गई बुक थी। ये भी एमसीक्यू आ सकता है। विच डे वॉज डिक्लेयर्ड एज डायरेक्ट एक्शन डे? तो मुस्लिम लीग, स्पेशली मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया था, जिसमें काफी ब्लड शेड हुआ था। तो वो कौन सी डेट को था? 3 सितंबर 1946, 16 अगस्त, 16 मई, 4 दिसंबर? तो इसका आंसर है 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे वॉज डिक्लेयर्ड। ऑल्दो आईएनसी और ब्रिटिश ने इसको इतना सीरियसली नहीं लिया था, बट जब बाद में उन्होंने देखा कि इतना ब्लड शेड हुआ, तो काइंड ऑफ आफ्टर डायरेक्ट एक्शन डे इट वाज क्लियर कि अब पार्टीशन होगा। तो ये कुछ थ्योरेटिकल बात थी। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? पिछली वीडियो में मैंने पूरा आपको सॉरी टेबल दिया था, जिसमें मैंने आपको सबके नेम, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, एक पूरी लिस्ट थी ऑफ पीपल, एंड वो किस स्पेसिफिक कमेटी के चेयरमैन थे वो पूरा लिखा हुआ था। तो अगर आपने वो पिछली बार देख के याद नहीं किया तो एक बार कर लेना, नहीं तो अगर अभी तक वही वीडियो नहीं देखी है तो एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा टेबल फॉर्म में। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। लॉटरी कमेटी सेटअप की गई थी टाउन प्लानिंग के लिए, पुलिस रिफॉर्म के लिए, एजुकेशन रिफॉर्म के लिए या ट्रेड एक्सपेंशन के लिए? तो लॉटरी कमेटी बंगाल में सेटअप की गई थी, एंड टाउन प्लानिंग के पर्पस थे। और इसको लॉटरी कमेटी इसीलिए कहा जाता था क्योंकि जो पब्लिक फंड होता था लॉटरी के थ्रू से इकट्ठा होता था, उसको वेलफेयर में लगाया जाता था। विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट गांधी जी ने नहीं लेड किया था? स्वदेशी मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इन नन ऑफ दीज? तो ये तो गांधी जी ने किए हैं। स्वदेशी मूवमेंट जो थी ये गांधी जी ने नहीं किया था। इसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, जो लाल बाल पाल कहे जाते हैं, या बिपिन चंद्र पॉल, ये मेन पार्ट इन्होंने लीड किया था इसको, स्वदेशी मूवमेंट को। एंड स्वदेशी मूवमेंट 1905 में की गई थी। एंड ऊपर एक एजुकेशन रिफॉर्म की भी बात की गई थी, तो उससे रिलेटेड भी मैं एक फैक्ट बता देती हूँ। नेशनल, शायद ये आ सकता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो थी ये 1906 में स्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट है, आपको आ सकता है। ड्यूरिंग कौन सी मूवमेंट महात्मा गांधी ने रिनाउंस किया था जो भी टाइटल्स ब्रिटिश ने उनको दिए थे? रॉलेट एक्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल या होम रूल मूवमेंट? होम रूल मूवमेंट गांधी जी ने लीड ही नहीं की थी, ये एनी बेसेंट ने किया था। तो इसमें आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर ये एनी बेसेंट थी, बट एनी बेसेंट ने ही किया था। फिर भी आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। बाकी रॉलेट एक्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल भी नहीं था। तो इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे गांधी जी ने अपने जो टाइटल्स थे उनको रिनाउंस कर दिया था।
अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो दामिनोकोव ये टर्म किससे रिलेटेड है? भिल रिवोल्ट, संथाल रिबेलियन, मोरफिल रिबेलियन या फिर कॉन्ड अपराइजिंग? तो ये संथाल रिबेलियन से रिलेटेड है। संथाल रिबेलियन जो था ये 2 बार हुआ था। जो फर्स्ट टाइम संथाल रिबेल हुआ था वो हुआ था 1854 में एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ बीर सिंह। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सपेक्टेड में है, तो आप ये बीर सिंह भी याद रखिएगा। एंड सेकेंड टाइम जब रिबेल हुआ था तो वो हुआ था 1855 से 1856 में एंड काफी ब्रूटली रिप्रेस किया गया था बाय ब्रिटिशर्स संथाल के लोगों को, क्योंकि उनको फोर्स किया जा रहा था कि आप सेटल करो। पहले तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे बट उनका सेटल करवाया गया एंड उनको बाद में रियलाइज हुआ कि दे वर बीइंग ट्रीटेड रॉन्गली बाय ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने इस टाइम पे ये 2 टाइम यहाँ पर उन्होंने रिबेल किया था। तो ये थे कुछ 20 क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनसे रिलेटेड जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकती है। इसमें से आपके कितने सही हुए मुझे झटपट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे पहले की वीडियोस अगर नहीं देखी हैं तो CUET हिस्ट्री की प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हो, क्योंकि हर वीडियो में हम ना ही सिर्फ क्वेश्चंस बट उसके आसपास की एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। इसकी PDF अगर चाहिए खुद से प्रैक्टिस करने के लिए तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, आप वहां से इसको चेक कर सकते हो। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।